ओके जी, वी आर स्टार्टिंग अगेन द लेक्चर। तो अभी ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, ज्वाइन करें। ज्वाइन नहीं कर पाए। बेटा आप अटेंडेंस लगाएं, आप अपना शो करें अटेंडेंस अपनी। अटेंडेंस अपनी शो करें बेटा, क्या आप आ गए हैं, आपने ज्वाइन कर लिया। यासर, अरफान, एज यूजुअल क्विकली ज्वाइन कर लिए। बाकी लोग अभी कर रहे हैं। आवाज अभी भी कुछ आ रहा है। लिए बाकी लोग अभी कर रहे हैं। अब्दुल कादर ने भी ज्वाइन कर लिया। तो जी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा लेक्चर रह गया उसको हम कंप्लीट करें। आइए जी। मैं बता रहा था कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मैं फिर बता देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। जो डायरेक्ट मेथड है उसमें आपने जो कस्टमर से कैश लिया है वो प्लस कर लेना है, जो आपने सप्लायर और एम्प्लॉय को कैश दिया है वो आपने माइनस करना है। अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो हम माइनस समझते हैं, नहीं ब्रैकेट होगा तो ये प्लस समझा जाएगा। इंटरेस्ट जो आपने रिसीव किया है वो प्लस कर लेना है, और आपने इंटरेस्ट पेड किया है तो वो माइनस कर लेना है। इनकम अगर आपने पे कर दिया है तो वो आपने इसमें माइनस कर देना है। तो इस तरह से जो आपका नेट होगा ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन होगा। अगर दूसरी तरफ आप देखें तो नेट अर्निंग, जो इनडायरेक्ट मेथड है, ये नेट अर्निंग ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये जरूर देखिएगा। नेट अर्निंग जो है वो आपकी आपने पहले आपके पास है। नेट अर्निंग में जितनी उस साल की डेप्रिसिएशन हुई है, ये इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, वो उसमें ऐड कर देनी है। अलाउंस ऑफ डाउटफुल अकाउंट जितने इंक्रीज हुए हैं उस साल में जितनी कटौती हुई है वो भी डिडक्शन उसमें ऐड कर देनी है। डेफर्ड इनकम टैक्स वो टैक्स है जो आपने इनकम से डेफर्ड कर दिया है, इनकम से काट लिया है लेकिन पे नहीं किया, तो वो भी उसमें ऐड कर देना है। लॉस ऑन प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के ऊपर जो लॉस हुआ है, अब वो भी आपने ऐड कर देना है, क्योंकि इसने भी इनकम को कम किया, अर्निंग को कम किया, लेकिन किसी को हमने पे नहीं किया। अगर वर्किंग कैपिटल बड़ा है तो ऐड कर देना है, और वर्किंग कैपिटल कम हुआ है तो माइनस कर देना। अब इसका जो नेट होगा ये इनडायरेक्ट तरीके से हमने मालूम कर लिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। फोर कोर कैश फ्लो रेशियोज है, जब कैश फ्लो का हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। मुझे बार बार डाउट होता है कि मैं चेक करता हूँ कि क्या मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्लाइड ना नजर आए। अच्छा जी, पहला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड करंट डेट मैच्योरिटी। आपका जितना ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसको आपने डिवाइड कर देना है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड नोट पेएबल, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट का वो पोर्शन जो इस साल मैच्योर हो जाना है और आपने वापस करना है। जब इस साल ये मैच्योर होगा तो कहाँ से वापस होगा, कैश से वापस होगा, तो हमने उससे डिवाइड कर देना है। और जब हम उससे डिवाइड करेंगे तो जितनी भी वो रेशो होगी, मसलन 2007 में
ये रेशो थी 14.31, 2006 में ये रेशो होगी 5.58। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारे पास 1 रुपया पे करने के लिए, जो करंट मेच्योरिटीज 1 रुपया उसका देने के लिए 14 रुपए थे 2007 में, 2006 में 5 रुपए थे। तो इसका मतलब है जब हमारे पास ज्यादा पैसे थे तो हम ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटीज में हैं या लिक्विडिटी में हैं कि हम पे कर सकते हैं, हमारी डेट पेइंग एबिलिटी बड़ी है। तो कैश, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जितना आपके पास ज्यादा होगा, कैश ज्यादा होगा, उतनी पेइंग एबिलिटी ज्यादा होगी। मेजर द एबिलिटी टू सर्व सीनियर डेट, जो क्रीप डेट है, मतलब इसी साल का जो डेट हमने वापस करना है वो कहाँ से करना है, कैश से करना है। तो कैश अगर वो उसकी रेशो कम हुई है तो फिर खतरा पैदा हो जाता है कि हम किस तरह से पे करेंगे। 2007 में 1 रुपया पे करने के लिए 14 रुपए थे, 2006 में 1 रुपया पे करने के लिए तकरीबन 5.5 रुपए है। तो ये एक रेशो है। दूसरी रेशो है ऑपरेटिंग CF यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओवर टोटल डेट। हम ये देखते हैं कि जो टोटल डेट है उस वो पे करने के लिए हमारे पास क्या है। 2007 में 51% है और 2006 में 46% है। तो इसका मतलब है 2007 में 51% हमारे पास आ, 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 ये मतलब कि हमारे पास कैश है, 51% हमारे पास कैश है। और 2006 में 46% है। 51% का मतलब ये है कि अगर 100 रुपया हमने पे करना है तो हमारे पास 50 पैसे हैं, क्योंकि वो सारे इस साल नहीं पे करने, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा घबराहट होती है इस रेशो से कि इस साल हमने पे करने। ये आपने सारा डेट है, तो यानी ये सारा डेट पे करने के लिए आपके पास 100 रुपया पे करने के लिए 51 रुपए है, जो कि कम हो गए 46 रुपए, 46.5 रुपए रह गए। इसका मतलब है आपकी डेट कवरेज रेशो कम हुई है, इसे डेट कवरेज रेशो कहते हैं। फिर है ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय प्रेफर्ड डिविडेंड। तो ये प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस उसमें से कर देते हैं, यानी कि जो डिविडेंड हमने देना है वो माइनस कर दिया, और डाइल्यूटेड वेटेड एवरेज शेयर जो थे अब वो बकाया हमारे पास रह गए। यूजुअली हायर देन ईपीएस एंड डेप्रिसिएशन इज नॉट डिडक्टेड, ए गुड शॉट रन इंडिकेटर। आपके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिविडेंड आपने जो प्रेफर्ड स्टॉक का था वो निकाल दिया, उसके बाद जो बकाया शेयर रह गए, जो बकाया शेयर रह गए वो उससे आपने डिवाइड कर दिया। तो 2007 में 3 पॉइंट हर शेयर को पे करने के लिए 3.68 थे, तो 2006 में ये कम हो गए। तो ये कम होना भी यकीनी तौर पर शेयर होल्डर के लिए इंडिकेट करता है कि आपका आपके आपकी लिक्विडिटी पहले से कम हुई है, अभी आपको पहले से पोजीशन आपकी वीक हुई है। अब इसी तरह से ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैश डिविडेंड, ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ही आपने डिविडेंड देना है, तो आपने कैश डिविडेंड जितना देना है डिवाइड कर दिया, और ये आ गया 1 रुपया देने के लिए 5 है। ये कभी टाइम्स में होता है, कभी परसेंटेज। परसेंटेज में जब होगा तो आप कहेंगे 100 के बदले में, और जब टाइम्स में होगा तो आप कह दीजिएगा 1 के बदले में, यानी इसे मैं 1 पे डिवाइड करूँ। 1 रुपया पे करने के लिए हमें हमारे पास 5.47 है और फिर 5.73 है, तो ये बढ़ गया, यानी कि इस 2006 में हमारी डिविडेंड पे करने की सलाहियत बढ़ गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम ज्यादा डिविडेंड पे कर सकते हैं और यहाँ पे हम कम डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो ये 4 रेशोज हैं, फाइनेंशियल रेशोज। ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू करंट, एक मिनट मैं इसको बदल दूं जी। तो ये
ये 4 रेशोज़ हैं जो कि फाइनेंशियल रेशोज़ हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की। और पहली है ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओवर करंट डेट मैच्योरिटी, यानी जो इस साल का डेट मैच्योर होना है उसको पे करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है। दूसरा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओवर टोटल डेट, सारे डेट के बदले में इस साल हमने क्या कमाया है। तीसरा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर, यानी एक शेयर के बदले में ऑपरेटिंग कैश आपके पास कितना है, यानी हर शेयर का ने एक पीरियड में कितना कमाया है। फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओवर कैश डिविडेंड, डिविडेंड देने की सलाहियत पहले से कम हुई है या पहले से ज्यादा है, या 1 रुपया डिविडेंड देने के लिए आपके पास कितने पैसे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये की हमारी फाइनेंशियल रेशियोज है। आइए जी दोबारा मैं फिर स्क्रीन शो करता हूँ कि ये थोड़ा सा एक एग्जांपल है कि क्यों हम नेट इनकम में से उसको पे करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड, जब आपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो मालूम किया तो जो लॉस होता है वो ऐड बैक हम कर देते हैं नेट इनकम, क्योंकि लॉस हम किसी को पे नहीं करते, ये सिर्फ एडजस्टमेंट होती है। क्योंकि ये पहले बैलेंस शीट में शो हो रहा होता है, फर्ज करें 100 मिलियन और वो एसेट बिक गया जी 70 मिलियन का, तो ये 30 मिलियन का लॉस इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है और वहां पे कैश आपके पास आया, तो ये किसी को पे नहीं किया, तो ये सिर्फ इनकम इससे कम हो गई, तो वो हम चूंकि पे नहीं किया तो हम ऐड बैक वापिस कर देते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल से आपको लगता है यू सोल्ड एन ओल्ड मशीन, बुक वैल्यू उसकी थी इतनी 100 मिलियन कह लें या 100,000, तो सेल प्राइस उसकी होगी 70,000, तो लॉस 30,000 का हो गया। अब ये 30,000 का लॉस किसी को पे नहीं किया, इसने प्रॉफिट को कम कर दिया। तो जब हम कैश की बात करेंगे तो कैश प्रॉफिट नहीं है, कैश तो एक्चुअली कैश है जो आउटफ्लो हुआ या इनफ्लो हुआ, तो हम इसको इसमें ऐड बैक कर देंगे ताकि हमारा बैलेंस हो जाए। वापस जाके समझाता हूँ यहाँ पे। यहाँ 100 मिलियन की बुक वैल्यू थी या 100,000 का एक कैश एक था, लेकिन उसे जब आपने सेल किया तो यहाँ से 100 गायब हो गया और कैश ही यहाँ आया 70, तो 30 का ये लॉस हुआ। तो हमने क्या किया था, 30 का यहाँ लॉस डाल दिया था ताकि यहाँ इनकम उतनी कम हो जाए और इक्विटी उतनी कम हो जाए ताकि ये बैलेंस शीट मेंटेन हो जाए। हमने किसी को कैश पे नहीं किया था, ये सिर्फ सिंपल एडजस्टमेंट थी और ये दिखा रही थी कि हमने इस साल जो है हमारी अर्निंग जो है वो कम हो गई। देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ पहले। हुसैन आफ्ताब हैं, अब्दुल मुर्तजा हैं और यासर अरफान हैं। 4 स्टूडेंट शो हो रहे हैं, 5वां नहीं शो हो रहा। पार्टिसिपेंट में अगर मैं देखूं तो पार्टिसिपेंट में तो शायद हाँ ये आ गए 1 2 3 4, एक कोई और है। चलिए ओके जी, तो इस तरह से आप कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछिए, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट अकाउंट एनालिसिस। तो बैलेंस शीट अकाउंट एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं, पहले देखें कैश इनफ्लोज इंडिकेट करते हैं, डिक्रीज इन एसेट अकाउंट्स, एसेट्स अकाउंट कितने डिक्रीज हुए हैं, जितने एसेट्स अकाउंट डिक्रीज हुए हैं तो वो कैश आया है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट, जो लायबिलिटीज अगर बढ़ी हैं तो कैश आया है क्योंकि आपने पैसे लिए हैं। आपके एसेट अकाउंट जितने भी हैं वो कम हुए हैं तो कैश आया, बेचे हैं आपने। और आपके लायबिलिटी जितनी बड़ी हैं तो ये भी कैश आया है। और स्टॉक होल्डर इक्विटी अगर बड़ी है
तो वो भी कैश आया है। तो ये कैश इनफ्लोज है। अब आप सारे अकाउंट आपके पास हैं, बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो जितने एसेट, मतलब पिछले साल के एसेट जो हैं इतने हैं, अगले साल के एसेट इतने हैं, तो जितने एसेट कम हुए हैं वो कैश आया है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स में कैश इनफ्लो हुआ है। लायबिलिटीज के इंक्रीज करने से कैश इनफ्लो हुआ है, और स्टॉक होल्डर के इंक्रीज करने से भी कैश इनफ्लो हुआ है। अब दूसरी तरफ से इंक्रीज इन एसेट, एसेट अगर बड़े हैं तो आपने बिल्डिंग परचेज की है, फर्नीचर परचेज किया तो कैश आउटफ्लो हुआ है। डिक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट, अगर आप कर रहे हैं तो लायबिलिटीज अकाउंट डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब कैश आपने पे किया है, तो जब आपने पे किया है तो कैश आउटफ्लो हुआ है। डिक्रीज इन स्टॉक होल्डर इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी डिक्रीज हुई है तो आपने शेयर सेल कर दिए, और आपने शेयर जो है वो डिक्रीज इन स्टॉक होल्डर इक्विटी, पेइंग कैश डिविडेंड, तो आपने कैश डिविडेंड को पे किया है, आपने डिविडेंड पे किया है, तो ये कैश आउटफ्लो हुआ है। तो इस तरह से अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट की एसेट हैं, एसेट अगर एसेट अगर बड़े हैं तो कैश इनफ्लो हुआ है, एसेट कम हुए हैं, एसेट अगर कम हुए हैं तो कैश इनफ्लो हुआ है, एसेट बड़े हैं तो कैश आउटफ्लो हुआ है। एसेट कम का मतलब है एसेट हमने बेचे हैं, तो जब हम एसेट बेचेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा। एसेट बढ़ने का मतलब है हमने एसेट खरीदे हैं तो कैश हमारा कम होगा, यानी कैश आउटफ्लो होगा। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब है उधार लिया हमने तो कैश बढ़ा है। डिक्रीज हुई है तो हमने पे कर दिया है तो कैश गया है। स्टॉक होल्डर इक्विटी अगर इंक्रीज हुई है तो कैश इनफ्लो हुआ, यानी कि हमारे पास हमने शेयर दे दिए और उसके बदले में कैश आ गया। अगर स्टॉक होल्डर इक्विटी हमारी डिक्रीज हुई है तो हमने खुद अपने शेयर खरीद लिए और खरीद जिसके नतीजे में कैश आउटफ्लो हुआ या हमने डिविडेंड दिया, तो ऐसी सूरत में ये डिक्रीज होगी। तो ये थी कि आपने बैलेंस शीट से कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेनी है। अब अगर आप देखें तो ये आपके सामने एबीसी कंपनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट मेथड है। तो ये डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, नंबर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का देखेंगे, कैश रिसीव्ड कस्टमर से इतना रिसीव हुआ है, सुप्लायर को हमने इतना दिया है, इनकम टैक्स हमारा ये है और ये हमारा कैश है, यानी कि इतना कैश हमारा ऑपरेशन से हुआ है। प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ लैंड, हमने प्रोसीड की तो कैश आया है, परचेज लैंड किया तो कैश गया है, और नेट ये हमारा कैश है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पे किया है तो कैश आउट हुआ है। रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड आपके रिटायर्ड हुए हैं तो उनका कैश आपने दिया है, बॉन्ड आपने वापस ले लिए हैं। प्रोसीड ऑफ स्टॉक है तो कैश आपने लिया है। अब इनका जो नेट होगा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगी। तो इस तरह से हम कैश से डायरेक्ट मेथड से ही मालूम कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से भी मालूम कर सकते हैं। की ऑब्जर्वेशन 83 टोटल इनफ्लोज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, 83% जो टोटल इनफ्लो जो है वो कहाँ से है, वो कस्टमर से है। अगर इनका आपस में आप देखें तो 11% कॉमन स्टॉक से प्रोसीड किया है, 6% फलां से है, 58% आउटफ्लो, अब ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है। इनफ्लो देखें 83, 11 और 6 पूरा हो गया 100%। ये आउटफ्लो का 58, 19 और 13। आउटफ्लो पेमेंट ऑफ द सप्लायर 19, इसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगी, वो भी ये यहाँ पे जो शो हो रहा है वो ये भी 100% होना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई इसमें एडजस्टमेंट होगी जो जो रह गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 100% इनफ्लो की परसेंटेज क्या है और 100% आउटफ्लो की परसेंट क्या है। अच्छा जी, कैश फ्लो में
ये कैश फ्लो आर क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. द डायरेक्ट मेथड शो रिसीट, पेमेंट. की फोर रेशो जिसमें हमने पढ़ी है नॉन कैश, हमने पढ़ा है मल्टी लेयर एनालिसिस है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरली मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो ये एनालिसिस हैं. तो इसको हम अब समझने की कोशिश करता हूँ. एक दफा मैं फिर सारी स्टेटमेंट को जो हमने आज पढ़ा है, लाइव नहीं जा रहा, लाइव तो जा रहा है मेरे को. क्यों इधर लाइव कह रहा है? फिर ये कह रहा है. अच्छा जी, एक दफा मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ कि आज हमने इस पूरा चैप्टर जो जो था उसके जो जो मेन चीजें थी वो डिस्कस कर ली. और अब मैं इसकी डिटेल आपको बताने लगा हूँ. फिर बस ये मैं समरी बता के इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं. कि आज हमने इस पूरा चैप्टर. जी, आवाज ठीक जा रही है. तो हम इस को बस ये मैं कोशिश करूंगा कि अभी मैं पूरी इसकी डिटेल एक दफा बयान कर दूं और फिर जो है ना वो हम आपसे इजाजत चाहेंगे. आइए जी, हम इस चैप्टर की डिटेल आज हमने क्या पढ़ा है मैं उसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ. हमने पढ़ा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में मैंने ये कहा था जो कैश है ये लाइफ ब्लड है. वन ऑफ द थ्री प्राइमरी फाइनेंशियल यानी बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. बेसिक का मतलब मैंने बता दिया था कि वो स्टेटमेंट जिनके बगैर, जिनमें से एक भी अगर मिस हो जाएगी तो एनालिसिस नहीं होगा. तो हमने कैश फ्लो के कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीन बड़े पार्ट हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो स्टेटमेंट के यूजर कौन कौन है? मैनेजमेंट इसको यूज करती है. मैनेजमेंट देखती है कि कितना हम कैश है हमारे पास, हम डिविडेंड कितना दे सकते हैं, ऑपरेशन में हमारे पास कितना कैश मौजूद है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की इसकी पॉलिसी कैसे हम बना सकते हैं. क्रेडिटर इसको कैसे यूज करते हैं? क्रेडिटर्स एबिलिटी मालूम करते हैं कि जो हमने पैसे दिए हुए हैं वो क्या हमें वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. डेट कवरेज देखते हैं, कैश को एनालाइज करते हैं, कैश और फाइनेंसिंग रेशियोज को. इन्वेस्टर जो है वो फोरकास्ट डिविडेंड ग्रोथ, कंपेयर अर्निंग वर्सेस कैश, एक्सेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को भी वो एक्सेस करते हैं. अब फिर मैंने ये बताया कि कैश का क्या मतलब है. तो कैश करेंसी है और कैश ऑन हैंड आपकी ड्रा में जो पड़ा हुआ है, जो जो आप पे कर सकते हैं, आपके अकाउंट में है, वो भी आपके पास कैश है. और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है अब वो आपकी कैश इक्विवेलेंट है. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जैसे आपने कोई बॉन्ड लेके या कोई शेयर लेके आपने रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि जैसे ही मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसको सेल कर दूंगा और कैश को इस्तेमाल कर लूंगा. तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है अब वो. उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये तीन बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे जुड़ी हुई हैं. तो मैंने बताया करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के नतीजे में जो कैश आएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा, और इन्वेस्टिंग यानी कि फिक्स एसेट के नतीजे में जो कैश आएगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी के नतीजे में जो कैश आएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाएगा. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है इससे में आप कहते हैं कि ये इनफ्लोज है आपके ऑपरेशन का और आउटफ्लोज है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी इनफ्लोज और
आउटफ्लोज है। अब फिर इसका दो मेथड हमने पढ़े, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड ये है कि जितना कैश गया, कैश आता कहाँ से है? कस्टमर से आता है। कितना कैश जाता कहाँ है? सप्लायर और एम्प्लॉय को जो सैलरी देते हैं उस पे जाता है। तो जो जाता है उसको हमने ब्रैकेट में यानी माइनस में शो करना है, और जो आ रहा है उसको हमने पॉजिटिव शो करना है। और जो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया वो ऐड कर देना है, जो इंटरेस्ट पे किया है वो हमने निकाल देना है। इंटरेस्ट टैक्स पेड, अगर कोई टैक्स आपने पे किया तो वो भी निकाल देना है। इस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैलकुलेट हो जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड ये है कि आप नेट अर्निंग है, नेट अर्निंग में नेट अर्निंग है तो जो नेट अर्निंग में डेप्रिसिएशन ऐड कर देनी है, अलाउंस ऑफ डाउटफुल अकाउंट ऐड कर देने हैं, डेफर्ड इनकम टैक्स ऐड कर देना है, लॉस ऑफ प्लांट एंड पावर में अगर आया है तो वो आपने ऐड कर देना है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में प्लस या माइनस जैसे भी हुआ है वो ऐड कर देना है। इसी तरह से अगर गेन आया है ना तो वो आपने फिर माइनस करना है। बाद दफा गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है पीपी एंड ई में, यानी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में। फिर उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी रेशियोज हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओवर करंट डेट मैच्योरिटी, ये बताती है कि इस साल का जो आपका डेट मैच्योर हो रहा है उसको आप कितना पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओवर टोटल डेट है, टोटल डेट को आपका ऑपरेशन कितना सर्व कर सकता है, कवरेज आपकी कितनी है। फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर, पर शेयर आपका क्या कितना कमा रहा है, कैश कितना जनरेट कर रहा है। और फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैश डिविडेंड, 1 रुपया डिविडेंड देने के लिए आपके पास कितने पैसे हैं। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें पढ़ी। और फिर हमने ये पढ़ा कि ये बैलेंस शीट से अगर हमें कोई कहे कि जी आप बना दें, तो बैलेंस शीट में 3 आइटम होती हैं। एक है एसेट, एसेट डिक्रीज हुए हैं तो ये कैश इनफ्लो हुआ है, जितने डिक्रीज हुए हैं तो ये उतना कैश इनफ्लो हुआ है। एसेट इंक्रीज हुए हैं तो कैश आउटफ्लो हुआ है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई है तो कैश इनफ्लो हुआ है, लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो ये कैश आउटफ्लो हुआ है क्योंकि हमने पे कर दिया। स्टॉक होल्डर इक्विटी इंक्रीज हुई है तो कैश इनफ्लो हुआ है, स्टॉक होल्डर इक्विटी डिक्रीज हुई है तो ये एक बैलेंस शीट से भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक डायरेक्ट मेथड से कोशिश की कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की एक एग्जांपल दे दें। तो इस तरह से आज हमने कोशिश की कि पूरा चैप्टर जो था उसको हमने खत्म कर लिया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आपको दूंगा असाइनमेंट की सूरत में, और फिर जो है वो हम कोशिश करेंगे इसको। इस दफा मेरा ख्याल है सिर्फ 4 स्टूडेंट हैं लाइन पे, अब शायद 5 हो गए। आप अपनी अटेंडेंस बताइएगा बेटा, कौन कौन है इस वक्त जो आ रहा है। हुसैन आफ्ताब है, अब्दुल कादर है, और अब्दुल मुर्तजा है, और यासर अरफान है। तो बाकी अगर कोई स्टूडेंट है तो वो मैसेज कर दे, क्योंकि लेक्चर अभी हो रहा है खत्म, और मैसेज आएगा तो आपकी अटेंडेंस लगेगी, फिर आप एक्टिव शुमार होंगे, अदरवाइज आप एक्टिव शुमार नहीं होंगे। जी, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? नो क्वेश्चन। अभी 7 लोग हो गए। 5 हैं, 6 हैं, 7 है। ओके जी, ओके जी। आज हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ ली, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आप फिर भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।